नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आप जानते हैं जंग का मैदान आजकल सीरिया में बना हुआ है, खास तौर पे अलेप्पो और उसके आसपास का जो इलाका है वो जंग का मैदान बना हुआ है। और कल मैंने आपको बताया था कि रशिया ने अपनी कमान संभाल ली है और लगातार वहां पर अटैक कर रहा है। ये जो न्यूज पीस आप देख रहे हैं ये प्रावदा का है, यानी रशियन न्यूज एजेंसी का है, जो ये कह रहा है कि वहां पर जो आतंकवादी थे उनको मिन्स कर दिया गया, मतलब पीस दिया गया, टुकड़ों में बांट दिया गया। सीधा सा मतलब यह है कि रशिया यह कह रहा है कि हमने वहां पर काफी तीखा हमला किया है। इस हमले का जो सबसे बड़ा असर पड़ा है वो ये कि अल जुलानी मारा गया है। अल जुलानी दरअसल अलेप्पो पे जो हमला हुआ है, अलेप्पो को कब्जा करने का जो पूरा खेल है, उसका लीडर था। अभी 2 दिन पहले उसने एक बड़ा बयान दिया था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन खबर अब ये आ रही है, पहले कहा गया कि कंफर्म नहीं है खबर, अब जब इजराइल के अखबार छापने लगे तो आप मान लीजिए कि बिल्कुल कंफर्म है कि अल जुलानी मारा गया। यानी जिन आतंकवादियों ने, एचटीएस के जिन आतंकवादियों ने हमला किया था टर्की की मदद से, अमेरिका और इजराइल की मदद से अलेप्पो के ऊपर, उनका लीडर मारा गया है। अब 2 तरह की खबरें आ रही हैं, आप जिस पे चाहिए उस पे भरोसा कीजिए। अमेरिका, इजराइल और जो वेस्टर्न मीडिया है वो लगातार कह रही है कि अलेप्पो के ऊपर विद्रोहियों का कब्जा है। वो विद्रोही कहते हैं, गजा में जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं वो आतंकवादी हैं उनके लिए, लेकिन अलेप्पो पर जिन्होंने हमला किया है, अल कायदा से टूट के जो आए हैं, वो इनके लिए रिबेल्स हैं, विद्रोही हैं। इन शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है, अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं होता है, इसके पीछे बहुत पॉलिटिक्स होती है। तो ये जो रिबेल्स हैं या ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने अलेप्पो के ऊपर हमला किया है, पूरा वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि लगभग नॉर्दर्न सीरिया या अलेप्पो जो है पूरी तरह से कब्जे में है इन आतंकवादियों के। पूरा वेस्टर्न मीडिया कह रहा है। इजराइल के अखबार तो यहां तक छाप रहे हैं कि नॉर्थ में जिस तरह से आतंकवादियों का कब्जा हुआ है, रिबेल्स ही वो कह रहे हैं, रिबेल्स का कब्जा हुआ है, उसकी वजह से अब सीरिया में असद की कुर्सी खतरे में है। एक तरह की खबर यह चल रही है। दूसरी खबर जो मिडिल ईस्ट के अखबारों में आ रही है या फिर रशिया के अखबारों में आ रही है वो ये बता रही है कि अलेप्पो से कब्जा काफी हद तक खाली करा लिया गया है। मैंने कल भी कहा था कि ये एक दिन की लड़ाई नहीं होगी, ये लंबी लड़ाई होगी, लेकिन कहा यह जा रहा है, इन खबरों में यह कहा जा रहा है कि सीरिया की आर्मी भारी पड़ रही है। कल यहां तक खबर फैली, सीरिया के राजधानी जो है दमास्कस, वहां को लेकर खबर फैली कि वहां कोई कू हो गया है, यानी तख्ता पलट की कोई कोशिश हो रही है और वो आर्मी के लोग कर रहे हैं। ये खबर फैली थी। देर रात होते होते जब उस खबर को चेक किया गया तो पता चला कि नहीं, वहां पर जो कुछ विद्रोही थे उनको मारने की बात हो रही थी, उनके खिलाफ अभियान चल रहा था। राष्ट्रपति जो मॉस्को गए हुए थे, क्रेमलिन में मुलाकात हुई है उनकी पुतिन से, वो लौट कर आ गए हैं और इस समय दमास्कस में ही हैं। तो सीरिया में ये पूरी की पूरी लड़ाई चल रही है और खबर ये आ रही है कि इस लड़ाई के बीच हिजबुल्लाह उन सड़कों को फिर से बना रहा है जिन सड़कों को इजरायली हमले में तोड़ दिया गया था। हिजबुल्लाह से मैं आपको एक और खबर बता दूं कि कल लेबनान में नसरुल्लाह को जिस जगह पर मारा गया था, बेरूत में जिस जगह पर नसरुल्लाह को मारा गया था, उस जगह पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था। काफी रंगारंग प्रोग्राम था वो, इस रूप में रंगारंग था कि उसको बिल्कुल एक मॉन्यूमेंट में तब्दील कर दिया गया है और लेबनान के हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके साथ ही यह खबर यह है कि जो ब्रीच का मामला है, सीज फायर ब्रीच का मामला है, यानी जंगबंदी तोड़ने का मामला है, वो लगातार सामने आ रहा है। इजराइल खास तौर पे जो बाउंड्री पे गांव हैं, जो लेबनान और इजराइल की बाउंड्री पर जो लेबनीज गांव हैं, उन पर लगातार हमला कर रहा है। अपनी तरफ से उसने कर्फ्यू लगाया हुआ है, शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक। वो कह रहा है कि उस इलाके में लोग आए जाएं ना। दरअसल इजराइल का कहना है कि लोगों के बहाने हिजबुल्लाह के सैनिक वहां पर आ रहे हैं, अपनी पोजीशंस ले रहे हैं और इसलिए हम हमला कर रहे हैं। यह मामला कितना बड़ा है इसका अंदाज आप इसी से लगा लीजिए कि कल ईरान ने लेबनान से कहा है कि ये जो सीजफायर ब्रीच हो रही है इसको लगातार ना होने दें, इसको रोकें, क्योंकि ये खतरनाक है लेबनान की अपनी सॉवरेनिटी के लिए। तो लगातार जो इजराइल से ये ब्रीच हो रही है इसका एक ही मतलब है
और वो मतलब ये है कि सीज फायर को इजराइल सीरियसली नहीं लेता है। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर ये चीजें ज्यादा बढ़ी तो लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है। अभी तो सीरिया में ये लोग लगे हुए हैं। सीरिया के बारे में रशिया ने बहुत साफ साफ कहा, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि सीरिया में जो कुछ चल रहा है वो यूएस इजराइल प्लान है। अब जाहिर है जब रशिया का यह बयान आया कि यूएस और इजराइल मिलकर सीरिया में यह सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद अमेरिका का बयान आया कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम कतई जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए जिम्मेदार हैं ईरान और सीरिया के राष्ट्रपति असद। लेकिन एक हकीकत यह है, गद्दाफी को हटाने के साथ ही जब गद्दाफी को हटाया गया था ठीक उसी समय से वहां पर भी सीरिया में लगातार डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अलकायदा और आईएसआईएस ने अगर कहीं सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी तो वो सीरिया में मचाई थी। एक लंबे समय तक सीरिया केवल और केवल वार जोन बना रहा था। वो नक्शा मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं कि कैसे उसके अलग अलग इलाकों पर अलग अलग ग्रुप्स का या फिर अमेरिका का या तुर्की का कब्जा है। अब बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि असद जो है वो तानाशाह है। सवाल यह नहीं है कि असद तानाशाह है कि नहीं। मैं कभी किसी को भगवान नहीं कहता। मैं नहीं कह रहा हूं कि असद के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। असद के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। गद्दाफी के अंदर भी प्रॉब्लम थी, सदाम हुसैन के अंदर भी प्रॉब्लम्स थी, हमास के अंदर भी प्रॉब्लम है। सब मैंने मान लिया कि इन सब के अंदर प्रॉब्लम्स थी। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के सामने आपका सलूशन क्या है, नंबर 1। और दूसरा यह कि क्या ये प्रॉब्लम्स कतर में, सऊदी अरबिया में, कुवैत में और उन सारे मुमालिक में नहीं है जहां पर अमेरिका 24 घंटे हुक्मरान के साथ खड़ा रहता है। कभी उसने यह पूछा है कि सऊदी अरबिया में डेमोक्रेसी है क्या? सऊदी अरबिया में क्या वहां के जो किंग हैं, क्राउन प्रिंस हैं, उनके खिलाफ बोलने वालों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता है क्या? यूएई में जो वहां के शाह लोग हैं उनके खिलाफ कोई जुलूस निकाल सकता है, कोई अखबार निकाल सकता है? यह हालात तो बहुत सारी जगहों पर हैं। लेकिन जो मुल्क अमेरिका के साथ हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, अमेरिका का हर अच्छा बुरा मानते हैं, हर तरह से अमेरिका को फायदा पहुंचाते हैं, उनको लेकर तो अमेरिका खामोश रहता है। गद्दाफी की बात मैं करूंगा जल्दी ही, कल या परसों वीडियो आएगा गद्दाफी पर। गद्दाफी बहुत बुरा था, लेकिन उसके समय लीबिया में जो लोग रहते थे, लीबिया की जो जनता थी, उसको जो सुविधाएं मिली हुई थी वो सुविधाएं अमेरिका में भी नहीं मिलती थी। और गद्दाफी को मारने के बाद लीबिया को नरक बना दिया गया है। वहां फिर से स्लेव ट्रेड शुरू हो गया है, यानी गुलामों की मजदूरी शुरू हो गई है और लीबिया को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तो आप विकल्प क्या दे रहे हैं? आप अल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं? असद के सामने आप किसको खड़ा कर रहे हैं? अलकायदा को और आईएसआईएस को? क्या अलकायदा और आईएसआईएस जिनसे निकलकर ये एचटीएस बना हुआ है, ये असद से बेहतर है? क्या असद रशिया की जगह आपसे मिल जाता और आपके पैरों में पड़ जाता तो आपको सीरिया की ये प्रॉब्लम्स दिखाई देती? क्यों आपने सीरिया का एक हिस्सा कब्जा किया हुआ है? क्यों सीरिया से पेट्रोल और गेहूं आप चुरा रहे हैं? इराक से पेट्रोल और गेहूं चुरा रहे हैं? क्यों? आप, सीरिया बहुत बुरा है, उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। वो एक आजाद मुल्क है। सीरिया अमेरिका के ऊपर कोई आक्रमण करने तो नहीं आ रहा है। वो आजाद मुल्क है। वहां के हुक्मरान और वहां के जो अवाम हैं वो आपस में मिलकर निपट लेंगे किसको राष्ट्रपति रहना है, किसको नहीं रहना है। लेकिन आप दरअसल सीरिया के अंदर इजराइल का खेल खेल रहे हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। सीरिया चूंकि ईरान के करीब है, सीरिया चूंकि हिजबुल्लाह के करीब है, सीरिया चूंकि फलस्तीन पर इजराइल के कब्जे को सही नहीं ठहराता है, तो सीरिया के थ्रू ईरान से जो हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचते हैं और मदद पहुंचती है, वो आप किसी भी हाल में रोकना चाहते हैं। बस आप चाहते हैं कि सीरिया में कोई आपका गुलाम, कोई आपका पिट्ठू कुर्सी पे बैठ जाए और उसके बाद वो कितना भी खून गिराए, कितने भी लोगों की लाशें बिछा दे, लेकिन आपको तेल और अनाज लूटने की पूरी छूट दे दे। इजराइल के पैरों में गिर जाए, कहे तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है, तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अमेरिका की दोगली नीति है। और ये आईएसआईएस और अलकायदा जिनसे निकलकर एचटीएस बना हुआ है, ये आरोप लगाते हैं कि असद जो है वो बड़ा मॉडर्न है, वो उतना इस्लामिक नहीं है जितना होना चाहिए।
सवाल यह है कि इस्लाम की रक्षा इतनी अगर करनी है आईएसआईएस को और अलकायदा को और उससे निकले हुए संगठन एचटीएस को, तो फलस्तीनियों के साथ कभी आज तक क्यों नहीं खड़े हुए? कैसे इजराइल के साथ हाथ मिला लेते हैं? अब यह बात इतनी कॉमन है, इतनी जगहों पर, इतने सोर्सेस से आ चुकी है कि सब जानते हैं कि अलकायदा हो, आईएसआईएस हो या ये जो एचटीएस है, ये सारे के सारे जो हैं अमेरिका और इजराइल की पैदाइश हैं। उन्होंने पैसा देकर इनको खड़ा किया है ताकि जिन मुल्कों से इनको दिक्कत हो वहां इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें, और वही काम सीरिया में चल रहा है। तो इस समय सीरिया के साथ खड़े होने का मतलब यह होता है कि आप फलस्तीन के साथ भी खड़े हैं। इस समय सीरिया के खिलाफ खड़े होने का मतलब होता है कि आप इजराइल के साथ खड़े हैं। अभी कल की खबर इजराइल के अखबारों में चल रही थी कि इजराइल आर्मी वहां भेज सकता है। जिस तरह के हालात हैं, इजराइल सोच रहा है कि अपनी आर्मी भेज दे। भाई, आपको किसने ठेका दिया हुआ है कि जहां हालात खराब हो वहां आप आर्मी भेज दीजिए? सूडान में इतने दिनों से कत्लेआम चल रहा है, वहां का कत्लेआम रोकने की तो किसी को नहीं पड़ी हुई है। दुनिया के और भी मुल्कों में कत्लेआम चलते रहते हैं, दुनिया के और मुल्कों में भी डेमोक्रेसीज की जगह तानाशाहियां हैं, लेकिन उनको रोकने का, उनको कन्फ्रंट करने का तो कभी अमेरिका और इजराइल को ख्याल नहीं आता है, क्योंकि वहां तो दोनों तरफ को वो हथियार भेजते हैं, पैसे कमाते हैं और वहां का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको लगातार लूटते रहते हैं। इधर एक बड़ी खबर जो है वो सऊदी अरबिया के मुतल्लिक है। सऊदी अरबिया पे कोई भी बात होती है तो मैं जरा आराम से करता हूं, क्योंकि सऊदी अरबिया भी कई बार ऐसा लगता है कि कहता कुछ और है, करता कुछ और है। लेकिन इस बार यह बात थोड़ी बड़ी है और मैंने 2 दिन वेट किया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस खबर के बरक्स कोई दूसरी खबर आ जाए। लेकिन 2 दिन तक जब कोई दूसरी खबर नहीं आई तो मुझे लगा कि आपसे यह खबर साझा करनी चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। सऊदी अरबिया और अमेरिका की एक बातचीत चल रही थी और अक्टूबर के पहले सब कुछ तय हो गया था कि एक डिफेंस पैक्ट होगा बड़ा अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच, जिसमें साथ में साझेदारियां बहुत सारी होंगी और उसके साथ साथ इजराइल के साथ सऊदी अरबिया को अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना था। यानी इजराइल के साथ नॉर्मल रिश्ते बनाने थे और अमेरिका के साथ एक डिफेंस डील करनी थी। यह बात अक्टूबर के पहले लगभग फाइनल हो चुकी थी। अब यह खबर आई है कि सऊदी अरबिया केवल एक लिमिटेड पैक्ट कर रहा है अमेरिका के साथ। उसने कहा है कि चूंकि इजराइल फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा देने को तैयार नहीं है, तो हम इजराइल के साथ रिश्ता नॉर्मल नहीं करेंगे और अमेरिका के साथ भी जो डिफेंस डील कर रहे हैं वो लिमिटेड होगी। अब फलस्तीन का सिर्फ नाम लिया जा रहा है या फिर चाइना का प्रेशर है, क्योंकि चाइना के साथ भी सऊदी अरबिया ने कई सारे समझौते किए हैं, ब्रिक्स में शामिल हुआ है। ये सब आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि ट्रंप का जो बयान कल आया है कि अगर ब्रिक्स के लोग अपनी अलग करेंसी बनाएंगे डॉलर को किनारे करके तो 100% टैरिफ लगा देंगे। वैसे तो आप 100% टैरिफ लगा देंगे तो आप ज्यादा बर्बाद होंगे, दूसरे कम बर्बाद होंगे, लेकिन उसकी रोशनी में इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सऊदी अरबिया अपना फायदा कहीं चाइना और रशिया के साथ तो नहीं देख रहा है। लेकिन भीतर क्या है ये तो बाद में समझ में आएगा। सीधी बात जो अभी सामने आ रही है वो ये है कि फलस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए चूंकि इजराइल मदद नहीं कर रहा है, तो सऊदी अरबिया ने कहा है इजराइल के साथ हम रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं करेंगे और अमेरिका के साथ जो डिफेंस डील है उसको बहुत लिमिटेड कर दिया है। दूसरी बात ये, कल सीरिया के राष्ट्रपति का जो हैंडल है ट्विटर पर, उससे पोस्ट किया गया कि उन्होंने सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ बात किया और वो इस मामले में सीरिया के साथ हैं। हालांकि अभी सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह भी बयान नहीं आया है कि सीरिया ने जो कहा है वो गलत है। तो अगर सीरिया के मामले में सऊदी अरबिया वाकई खड़ा होता है, बात तो उन्होंने यूएई से भी की है, इराक से भी की है। इराक से तो सेना भेजने की बात चल रही है, शायद जल्दी ही इराक की सेना सीरिया के अंदर पहुंचे वहां के राष्ट्रपति की मदद करने के लिए। यूएई का क्या रुख है ये पता नहीं है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरबिया ने इस मामले में सीरिया की मदद का वादा किया है। अब यह कितना सच है कितना गलत है ये तो एक आध दिन बाद मालूम होगा, लेकिन अगर वाकई सऊदी अरबिया ने किया है और इसके पहले ईरान से कई राउंड की टॉक हो चुकी है, साझा युद्ध अभ्यास हो चुका है,
तो खाड़ी के अंदर कुछ कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। मैं कतई ये दावा नहीं करने जा रहा हूं कि सब कुछ बदल गया है या बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन कुछ कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। इसके मानी क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे, ये तो वक्त के साथ पता चलेंगे। अभी के लिए जो अपडेट्स हैं वो मैंने आपको बताई, और आगे जो अपडेट्स होंगी उन पर बात तो करता ही रहूंगा। अगर आपको लगता है कि ये अपडेट्स रेगुलर आनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस काम के हैं, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इन वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साथ उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो गोदी मीडिया से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो जो हमारा पिन कमेंट है या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसको खोल के देखिए। आप 3 रुपए रोज से कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं तो कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आप हमारी ताकत बनेंगे तो हम लगातार पूरी ताकत के साथ हक की बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।